आप लोग जुड़ चुके हैं मेरे साथ मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है अभय क्लासेस और मेरा नाम अभय कुमार है। आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस। जो आपका पहला लेसन है ईंटें, मनके और अस्थियां, इतिहास का पहला लेसन है, पहला भाग है इतिहास का। उससे संबंधित ये पहले लेसन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो पिछले सालों से पूछे जा रहे हैं लगातार। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बहुत ध्यान से सुनना। मैं आपको क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। हो सके तो पेन और कॉपी आपके साथ में होनी चाहिए ताकि कुछ शब्दों को आप नोट डाउन करो और आपका आंसर या आपका क्वेश्चन समझने में आपको मैं मदद कर सकूं, ताकि आंसर आपको और भी ज़्यादा आसान लगे। ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन कि इतिहासकारों ने हड़प्पा संस्कृति के निर्वाह के तरीकों को किस प्रकार नई दिशा प्रदान की। अब क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि जो इतिहासकार हैं जिन्होंने इतिहास के बारे में जानकारी दी है, उनके द्वारा हड़प्पा सभ्यता में रहने वाले जो लोग थे या जो उनका कल्चर था, वो उस कल्चर को कैसे बिताते थे, उनका संस्कृति को वो कैसे जीवन में बिताते थे, उसका निर्वहन करते थे। यानी निर्वाह का मतलब होता है जीवन को व्यतीत करना, लाइफ को डेली जो रूटीन होता है उसमें किस तरह से हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो किस तरह से काम करते थे। तो निर्वाह के तरीकों को किस प्रकार नई दिशा प्रदान की है, क्योंकि इतिहासकार ही हैं जो हमें बताते हैं अपनी किताब के माध्यम से, अपने रिसर्च के माध्यम से। और वही रिसर्च किताब के थ्रू आप पढ़ते हो तो उसमें ये बताया गया है कि भाई हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो लोग थे वो किस तरह से अपनी लाइफ को जीते थे, किस तरह से वो खाना इकट्ठा करते थे, क्या क्या उनके खाने में चीज़ें शामिल थी। तो ये सारी चीज़ें जो थी उनका दैनिक दिनचर्या से संबंधित क्या कहते हैं गतिविधि थी या जीवन निर्वाह वो करते थे। तो आंसर इसका ये होगा कि जीवन निर्वाह के बहुत सारे तरीके थे। जैसे उनमें से हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से उत्पादन और जानवरों और मछली से प्राप्त भोजन करते थे। यानी उनके भोजन में क्या क्या शामिल है, हड़प्पा सभ्यता के लोग भोजन में क्या क्या चीज़ लेते थे, वह पेड़ पौधों से जो फल होगा, है ना, फल हो गया या और भी इससे संबंधित जो खाने योग्य चीज़ें हो सकती हैं पेड़ पौधों से, वो क्या कहते हैं अपने भोजन में इस्तेमाल करते थे, खाते थे। और जानवर का भी वो अपने खाने में या फिर जानवर जो थे वो पालते थे, इसमें इस्तेमाल करते थे, या फिर मछली जो थी उनको खाते थे। तो ये इनके यानी हड़प्पा सभ्यता के भोजन के हिस्से थे। अब ये सेकंड क्या बोल रहा है कि जले अनाज के दानों और बीजों की खोज से पुरातत्वविद, यानी जले अनाज के दाने जो मिले हैं हड़प्पा सभ्यता से और जो बीज मिले हैं, इनकी खोज से अनुमान लगाया गया है पुरातत्वविदों के द्वारा। पुरातत्वविद का मतलब होता है पुरानी वस्तुओं के जो जानकार होते हैं, इनके द्वारा ये एक अनुमान लगाया गया कि जो हड़प्पा सभ्यता की जो लोग थे उनकी आहार संबंधी आदतें कैसी रही होंगी, कि वो खाना किस तरह से, मतलब खाने के लिए वो अनाज उत्पादन करते थे। तो अनाज भी मिले हैं जले हुए, बीज मिले हुए जले हुए। तो ये एक तरह से इशारा करता है, ये बताती है चीज़ें कि हाँ भाई हड़प्पा सभ्यता में भी अनाज था, बीज था, जो कि हमें जले हुए रूप में पाए गए थे। तो ये हमें पता चलता है कि उस समय यानी हड़प्पा सभ्यता के समय में, आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो के अंदर, अगर जिस भाई ने नहीं देखी हो, जिन दोस्तों ने नहीं देखी हो, प्लीज़ वो पिछली वीडियो देख ले। एक नंबर के जो MCQ है ना, उसमें मैंने थोड़ा डिटेल दे रखा है। वो डिटेल आपके काम भी आएगा, आपके एग्जाम में बहुत मदद भी करेगा। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो यहाँ भी मैं बताऊँगा, कोशिश करूँगा, और मैं वहाँ पे भी बता चुका हूँ। तो कृपया करके आप वहाँ पे भी जाकर देख सकते हैं पहली वीडियो को मेरी। तो आगे बढ़ते हैं कि खोज से पुरातत्वविद आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हुए। कहने का मतलब कि भाई हड़प्पा सभ्यता से अनाज के दाने मिले हैं, बीज मिले हैं। इनकी खोज से पुरातत्वविद यानी पुरानी वस्तु के जो जानकार हैं वो ये एक अनुमान लगा रहे हैं कि हड़प्पाई लोग अपने खाने में यानी खाने में जो अनाज था उसका भी इस्तेमाल करते थे, और जो बीज थे वो खेती के लिए इस्तेमाल करते थे। तो ऐसे ही तो इनका जीवन निर्वाह हो रहा था। ठीक है। और अध्ययन करने से वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ यानी पुरावनस्पतिज्ञ करते थे। यानी जो वनस्पति होते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए, फसलें हो गए, इनके जो विशेषज्ञ होते हैं, जो इसके खास जानकार होते हैं, उन्हें बोला जाता है पुरावनस्पतिज्ञ। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं।
कि हड़प्पा स्थलों से अनाज मिले हैं, अनाज के दाने मिले हैं। हड़प्पा स्थानों से क्या मिले हैं? अनाज के दाने मिले हैं, गेहूं मिले हैं, जौ मिला है, दाल, सफ़ेद चना, तिल और भी चीज़ें शामिल हैं, जो आप कह सकते हो कि हड़प्पाई लोग अपने जीवन में क्या क्या चीज़ों को खाने में इस्तेमाल में लाते थे, जो रोजाना का एक तरह से उनका जीवन निर्वाह का तरीका था। ठीक। अगला पॉइंट है कि बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गुजरात के कुछ जगहें हैं, वहाँ से चावलों के दाने, बाजरों के दाने हमें मिले हैं। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए हैं। चावल जो है, जो दाने मिले हैं चावल के, वो कम संख्या में पाए हैं। और हड़प्पाई सभ्यता में, किसमें बच्चे? हड़प्पाई सभ्यता में मवेशी का मतलब होता है जानवर। जैसे मवेशी में भेड़, बकरी, भैंस, सूअर, मछली, पक्षियाँ और जंगली प्रजातियाँ, वराह और हिरण मिला है। तो दोस्तों, आपको ये क्वेश्चंस का आंसर समझ में आ रहा होगा। और आगे भी है, और ये बता रहा है इसके अंदर कि घड़ियाल की हड्डियां भी पाई गई हैं। क्या? घड़ियाल आप जानते हो ना, जो पानी में है। ठीक है, तो घड़ियाल की हड्डियां पाई गई हैं। और इनसे ये पता चलता है कि हड़प्पा निवासी पशुओं को पालते थे। क्या पालते थे? पशुओं को, क्योंकि इतने सारे जो जानवरों के नाम गिनाए जा रहे हैं, भेड़, बकरी, भैंस, सूअर, मछली, जो पालतू जानवर बनाए जा सकते थे, उनका भी एक तरह से वो अपने काम में इस्तेमाल लेते थे, या जीवन जो रोजाना का था उसमें यानी रोजाना के काम में इन जानवरों का भी इस्तेमाल किया जाता था। जंगली प्रजातियों के शिकार स्वयं करते थे। जंगली प्रजातियों का शिकार स्वयं करते थे या अन्य आखेटक समुदाय इनका मांस प्राप्त करते थे। इसका साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। ये कहना क्या चाह रहा है? देखो, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जंगली प्रजातियों का शिकार स्वयं करते थे। जंगली प्रजाति मतलब जो जंगली जानवर होते थे, सूअर हो गया, हिरण हो गया, और भी अन्य जो जंगली जानवर है, जो कि वो खाने के इस्तेमाल में मांस को, जो मांस का खाने में इस्तेमाल लिया जाता था हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा, उस समय या तो ये शिकार स्वयं करते थे या फिर आखेटक समुदाय का मतलब होता है बच्चे जो शिकारी होते हैं। आखेटक का मतलब क्या होता है? जो शिकारी होते हैं। आखेटक समुदाय से इनका मांस प्राप्त करते थे। इसके साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। ये तो पता है कि भाई वो जानवर पालते थे, और ये भी पता है कि वो जानवरों का मांस भी खाते थे, परंतु इतना नहीं पता चल पाया है कि वो मांस प्राप्त खुद से शिकार करके करते थे, या फिर कुछ जो आखेटक समुदाय हैं, ऐसे समुदाय जो खास तौर पे शिकार करते थे, उन्हीं को ही आखेटक समुदाय कहा जाता है, या उनसे ये मांस प्राप्त करते थे। तो इस चीज़ के बारे में जानकारी ढंग से प्राप्त नहीं हो पाई है। इसके पीछे का एक मजबूत सी बात यह है कि अभी तक हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो पढ़ी नहीं गई है। हड़प्पा सभ्यता की आज तक लिपि नहीं पढ़ी गई है। तो इसलिए जब भी हम हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन करेंगे ना, तो आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि ये अनुमान पर लेसन चल रहा है। ये जो अध्याय चल रहा है, जो इतने भी क्वेश्चंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एग्जैक्टली कुछ नहीं है, अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि सच्चाई तक जितने हम करीब पहुँच पाए, रिसर्चर जो थे, इतिहासकार जो थे, जितना सच्चाई तक वो पहुँच पाए, उतनी सच्चाई को आपकी किताब में पेश किया गया है। तो फिर भी आप ये कह सकते हो कि ये सारे अनुमान ही हैं। कितना सच है, कितना झूठ है, ये अभी और पता लगाना बाकी रह गया है। क्योंकि जैसे जैसे इतिहास में विज्ञान की तरक्की होती जाएगी, वैसे वैसे चीज़ों में और खुलासे होते जाएंगे। तो देखते वेट एंड वॉच कब तक इन चीज़ों के बारे में खुलकर जानकारी आती है। तो क्वेश्चन सेकंड पढ़ते हैं दोस्तों, कि प्रश्न नंबर दूसरा है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत, यानी हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो आने वाली जो कृषि प्रौद्योगिकी है, कृषि प्रौद्योगिकी का मतलब होता है, प्रौद्योगिकी शब्द का मतलब होता है तकनीक। यानी हड़प्पा सभ्यता में कृषि करने के लिए किन तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता था, किन टेक्नोलॉजी या तकनीक। प्रौद्योगिकी शब्द का मतलब लिख लो, नोट डाउन कर लो अपने कॉपी पे पेन से लिख लो कि भाई कृषि के अंदर जो तकनीक का इस्तेमाल करते थे कौन? हड़प्पा सभ्यता के लोग। उसके बारे में आपको बताना है। तो अभी देखते हैं क्या है। ठीक है, पढ़ते हैं आगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि प्रौद्योगिकी का वर्णन किस तरह से करते थे। देखते हैं। अनाज जैसे गेहूं, दाल आदि साक्ष्य प्राप्त होने के बावजूद
कृषि विधियों की स्पष्ट जानकारी नहीं है। देखो बहुत सारी चीज़ें आपने ऊपर वाले क्वेश्चंस के अंदर भी जानकारी प्राप्त कर ली कि हाँ भाई, जब अनाज पाए गए हैं, चावल पाया गया है या बीज पाए गए हैं, ये तो बात पक्की है कि कृषि तो होती थी, परंतु कृषि होती थी ये किस तकनीक से होती थी, किस विधियों से, विधि मतलब मेथड, तरीका, क्या तरीका था, इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। देखो एक चीज़ तो आप बिल्कुल, जो मैंने पिछली बात अभी पिछले क्वेश्चन में चीज़ें बताई हैं वो यहाँ पे बता रहा है कि सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं है, अनुमान पे ही सारा लेसन चल रहा है। ठीक है, तो कृषि विधियाँ या कृषि विधि का मतलब होता है कि कृषि करने के जो तरीके थे उसकी जानकारी साफ तौर पे नहीं है, परंतु विभिन्न साक्ष्य जो भी सबूत मिले हैं उसके आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जाते हैं। जैसे बैल का प्रयोग किया जाता होगा क्योंकि मोहरों के रेखांकन तथा मृर्मूर्तियों के आधार पर लगता है कि उनमें वृषभ की जानकारी थी। किसकी जानकारी थी? वृषभ यानी सांड की जानकारी थी। वृषभ एक तरह से आप मान के चल सकते हो बैल। ठीक है, बैल की जानकारी थी। हो सकता है इन बैलों को वो अपने कृषि के लिए इस्तेमाल करते होंगे, तो इसलिए बैलों का प्रयोग होता था। हल का प्रयोग चोलिस्तान और बनावली, यानी हल का प्रयोग कहाँ कहाँ होता था? चोलिस्तान में होता था और बनावली में होता था। ये हरियाणा में जगह है, चोलिस्तान और बनावली। हरियाणा में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं, यानी उसकी एक तरह से ऐसा रूप मिला है, ऐसे क्या कहते हैं, फॉर्म में मिला है हल जो कि मिट्टी से बने हुए हैं। तो कहाँ कहाँ से मिले बच्चे? 1 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। 8 नंबर को 8 नंबर क्वेश्चन का ना समझकर यही 4 नंबर का भी पूछ सकता है। यहाँ से 1-1 नंबर के भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कान खोलकर, दिमाग को बिल्कुल सचेत कर आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझो। ठीक है, तो बैलों का प्रयोग, हल का प्रयोग जो था चोलिस्तान से और बनावली जो कि हरियाणा में है वहाँ से मिले हैं, क्योंकि उसके प्रतिरूप मिले हैं और वह हल का प्रयोग करते थे। जाहिर सी बात है, जब उसका प्रतिरूप मिला है, उसका एक रूप मिला है, तो एक तरह से आप कह सकते हो कि कृषि में हलों का भी इस्तेमाल करते थे। कालीबंगन जो कि राजस्थान में है, कहाँ पर है बच्चे? कालीबंगन राजस्थान में है। जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ क्या मिले हैं बेटा? ऐसे खेत मिले हैं, ऐसा लगता है जैसे इस पे खेती की गई है, जुते हुए खेत मिले हैं। ठीक है, तो कहाँ पे? कालीबंगन में। अच्छा, आपसे क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ से पूछ सकता है कि जो हल के जो प्रतिरूप हैं जो कि मिट्टी के बने हुए थे, वो मिट्टी के प्रतिरूप जो कि हल के थे वो कहाँ कहाँ से पाए गए? हरियाणा के बनावली और चोलिस्तान से पाए गए हैं। आपसे एक ये भी पूछेगा क्वेश्चन 1 नंबर में कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जगह थी जहाँ पर ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो जुते हुए खेत से संबंधित है? तो आपका आंसर क्या होगा? कालीबंगन। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। 2 फसलों को उगाना कालीबंगन में खेत में हल की रेखाएं समकोण एक दूसरे पे काटती हैं। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। इसका मतलब क्या है? देखो ये तो बात पक्की है कि राजस्थान के कालीबंगन में जुते हुए खेत मिले हैं। अब उसी खेत के अंदर एक साथ 2 फसलें उगाई जाती थी। कितनी फसलें उगाई जाती थी? एक साथ 2 फसलें उगाई जाती थी। ठीक है, कैसे उगाई जाती थी? मान के चलो ये फील्ड है जहाँ पे खेत होगा। ठीक है, एक तो ये फसल के लिए एक ये वाली हिस्सा है, यहाँ पे फसल का एक हिस्सा हो गया कि यहाँ फसलें उगेंगी, जहाँ पे लाइनें मैंने खींची है, और कुछ फसलें ऐसे काटती हुई, यानी समकोण काटती हुई, यानी एक ही खेत के अंदर 2 तरह की फसलें आपको होते हुए दिखेंगी। मतलब ऐसे सबूत मिले हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुमान लगाया जाता है कि एक साथ 2 फसलें उगाई जाती थी। ये हो गया है। फसलों की कटाई और औजार की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। ये एक इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से कोई जानकारी नहीं मिली है कि फसलों की कटाई किस तरह से की जाती थी, इसकी जानकारी नहीं हुई है। अब सिंचाई के लिए अफगानिस्तान के शोरतुगई, अफगानिस्तान का शोरतुगई मैंने पहले जो अभी इससे पहले जो वीडियो बनाई है, जो जहाँ पे MCQ मैंने क्लियर करवाए हैं, COD के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो। अफगानिस्तान एक ऐसा इलाका है जो बहुत शुष्क है, यानी वहाँ पे सूखा बहुत है। और आपको पता होना चाहिए कि जो हड़प्पा सभ्यता जो है, आधा ऐसी जगहें हैं हड़प्पा सभ्यता की जो सूखी हुई हैं। तो जहाँ पे सूखी हुई हैं वहाँ पे नहर ले जाई जाएगी, यानी मनुष्य निर्मित ऐसा क्षेत्र जहाँ पे पानी को ले जाया जा रहा है, यानी ऐसी नदियाँ जो मनुष्य निर्मित होती है उसे नहर कहा जाता है।
ठीक है। तो अफगानिस्तान के शोरतगुही में नहरों के अवशेष प्राप्त हुए। कहाँ से मिले हैं बेटा? शोरतगुही के अंदर नहरों के अवशेष मिले हैं, कुछ हिस्से मिले हैं, टूटी फूटी कुछ जगहों से अफगानिस्तान से नहरों के अवशेष मिले हैं। क्यों मिले हैं फिर से समझ लीजिए। अफगानिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पर क्या कहते हैं, फसल जो है उगाने के लिए पानी की ज़रूरत होती थी, तो पानी नहीं था वहाँ पे, नदियाँ नहीं थी, तो इसलिए नहर, इंसानों के द्वारा वहाँ पे नहर का निर्माण किया गया ताकि वहाँ से पानी जो है पहुँचेगा फसलों में। तो नहरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। परंतु पंजाब और सिंध में, कहाँ पे बच्चे पंजाब में और सिंध में कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ, यानी अवशेष किसके, नहरों के अवशेष नहीं मिले पंजाब और सिंध में। अच्छा, एक अनुमान आपसे मैं पूछता हूँ, बहुत ही कॉमन सेंस वाला आंसर होगा, ठीक है, कि जहाँ पे पानी की उपस्थिति ज़्यादा है तो क्या वहाँ पे नहर के साक्ष्य मिलेंगे? आपका जवाब होगा नहीं। जहाँ पर पानी की कमी है तो क्या वहाँ पे नहर के साक्ष्य मिलेंगे या नहर मिलेगी? आपका जवाब होगा हाँ, क्योंकि जहाँ पे सूखा होगा वहाँ पे पानी ले जाने की कोशिश की जाएगी, और जहाँ पे ऑलरेडी यानी प्रकृति के द्वारा ही पानी है वहाँ पे क्या कहते हैं, नदियाँ ही नदियाँ हैं, तो वहाँ पे नहर कहाँ ही होगी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सिंध और पंजाब में कोई प्रमाण नहीं मिले, किसके, नहर के। गुजरात के धोलावीरा में जलाशय होने का अनुमान लगाया गया है। इनका प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता होगा, यानी जलाशय है, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता था? जो खेती की जाएगी उसमें सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अतः यह अनुमान लगाया जाता है कि अर्ध शुष्क क्षेत्र के कारण सिंचाई नहरों और कुओं और जलाशयों से की जाती होगी। यानी आपको चीज़ समझ में आ रही है? यहाँ पर इस वाले पॉइंट्स के अंदर बैलों की बात कर रहा है, किस चीज़ के अंदर, खेती के अंदर। यहाँ पे खेती है बच्चे, खेती है, यहाँ पे बैलों की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, बैलों की। पहला पॉइंट, ये पॉइंट की पॉइंट है, ध्यान रखना कि बैलों से होती थी यहाँ पे क्या कहते हैं, खेती, ठीक है। और यहाँ पे आप जानते हैं कि कृषि तो हो ही रही है, तो किन किन चीज़ों का ज़रूरत होता था? एक तो बैलों का अनुमान लगाया जाता है कि बैलों का इस्तेमाल होता होगा, और एक ये बोल रहा है यहाँ पे किस चीज़ के बारे में, हल के बारे में। जो हल है, ये जो हल है, ठीक है, हल के प्रतिरूप कहाँ से मिले हैं? बनावली से और चोलिस्तान से। और यहाँ पे राजस्थान के कालीबंगन में जुते हुए खेत मिले। तो दूसरा पॉइंट आपको क्या पकड़ना है इसके अंदर, इस वाले पॉइंट्स के अंदर, कि भाई यहाँ पर खेती जो की जाती थी, जो तरीका था, विधियाँ थी, जो विधि बता रहे हैं ना, जो तरीका है, उसमें एक तरीका था कि भाई यहाँ पे एक तो हल मिल गए हैं, और दूसरा कालीबंगन में जुते हुए खेत मिले। तो खेतों में जब खेत को जोता जाएगा तो हल की ज़रूरत होगी, तो हल हमें कहाँ से मिले हैं? हरियाणा के बनावली और चोलिस्तान से ये खेत, इन जगहों से यहाँ पे हल के प्रतिरूप मिले हैं। तो दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका था हल, ठीक है बच्चे, हल, ठीक है। पहला बैल, दूसरा हल का प्रतिरूप हो गया। अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पे कि एक और तरीका था, यहाँ पे एक ही खेत के अंदर कितनी प्रकार की फसलें उगाई जाती थी? 2 प्रकार की। तो 2 अलग अलग फसलें उगाई जाती थी, ये भी एक कृषि करने का तरीका था। ये तीसरा की पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। अब आगे आप देखो कि ऐसे भी क्षेत्र हैं, आपको पता है, मैंने पिछले लेसन में भी बताया था कि ऐसे भी क्षेत्र हैं हड़प्पा सभ्यता में। अधिकतर क्षेत्र ही ऐसे हैं कि जहाँ पे आधा सूखा है। कैसा बच्चे? अर्ध शुष्क है। अर्ध शुष्क का मतलब सूखे क्षेत्र, जहाँ की मिट्टी में नमी की कमी है, जहाँ पे पानी नहीं है, नदी नहीं है, तो वहाँ पे वहाँ पे नहर ले जाई गई है, मनुष्य के द्वारा निर्मित पानी का स्रोत बनाया गया है, जो कि नहर कहलाया जाता है, ठीक है, जो सिंचाई के लिए काम आता है। तो सिंचाई के लिए नहर का इस्तेमाल करना तीसरी विधि है। क्या बच्चे? ये तीसरी विधि है। क्या, किसके लिए? सिंचाई के लिए। आपको ये क्वेश्चंस का आंसर समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। इसके की पॉइंट भी आपने पकड़ लिए होंगे कि हाँ ये तरीके हुआ करते थे, इन तरीकों से है हड़प्पा सभ्यता के दौरान क्या करा जाता था? कृषि की जाती थी। अगले क्वेश्चंस पे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। क्या आप इस तथ्य यानी सबूत से सहमत हैं कि हड़प्पा सभ्यता के शहर की जल निकासी प्रणाली यानी सिस्टम नगर योजना की ओर संकेत करता है?
अपने उत्तर के कारण बताइए। अब ये क्वेश्चंस कर क्या रहा है, कुछ वर्ड हैं इनको नोट डाउन कर लो। पहली बात तो आपको ये समझ लेना है कि भाई मोहनजोदड़ो जो कि हड़प्पा सभ्यता के ही जगह है, इतनी ज़बरदस्त यहाँ का एक तरह से ड्रेन सिस्टम था पानी का, पानी को कैसे निकालना है, नाली जो व्यवस्था थी, पानी इकट्ठा नहीं होता था। जैसे आज आज के टाइम में हम देखते हैं ना कि कभी कभी नालियाँ भी नाली टूटी हो जाती हैं, पानी यूँ ही बहता रहता है। परंतु ये आपको समझना होगा कि आज भी हमने कुछ अलग नहीं करा। पानी को अपने घर से, जो गंदे पानी होता है उसको अपने घर से बाहर नाली में बहाने के लिए ये परंपरा हमारे जो पूर्वज थे, यानी जो हड़प्पा सभ्यता के दौरान के जो लोग थे, उनके द्वारा एक तरह से इजाद की गई थी, जो दुनिया की सबसे बेहतर प्रणाली में से या सिस्टम में से एक थी। तो उसमें आपने एक शब्द सुना है जल निकासी प्रणाली, कि भाई जल को कैसे निकास करना है, निकास यानी निकालना है, कि जल को कैसे घरों से बाहर निकालना है। तो ऐसी प्रणाली यानी ऐसा सिस्टम बनाया गया जल निकासी प्रणाली का, और ये नगर योजना की ओर संकेत करता है। नगर योजना का मतलब होता है कि शहर को एक तरह से योजना के तहत बनाया गया है। आप देखते हैं ना कि कोई भी काम करते हैं तो उसका हम पहले प्लानिंग कर लेते हैं, तो उसी प्रकार ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता में जब बनाया गया होगा, हड़प्पा सभ्यता के जब शहर बनाए गए होंगे, तो उससे पहले भैया योजना बनाई गई होगी, कोई ब्लूप्रिंट तैयार करा गया होगा, और इस ब्लूप्रिंट के तहत ही हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किया गया है। तो ये अपने आप में ही बड़ी गजब की चीज़ है। अपने उत्तर के कारण में बताइए। अब मैं आपको क्वेश्चंस के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें समझा चुका हूँ, तो आपको समझ में आ ही गया होगा इसका आंसर क्या होगा। देखो, यह कथन बिल्कुल उचित प्रतीत होता है, क्योंकि आज के समय में जब हम देखने, आप कभी भी मौका मिले, ठीक है, अधिकतर तो ये बात सत्य है कि हड़प्पा सभ्यता का अधिकतर क्षेत्र जो है पाकिस्तान में 1947 का जब विभाजन हुआ था, पाकिस्तान में चले गया था। जो कुछ हिस्से हैं भारत के अंदर, या फिर आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हो, क्योंकि ऐसी कुछ डॉक्यूमेंट्रीज हैं जिसके माध्यम से आपको पाकिस्तान वाले हिस्से के अंदर जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके बारे में दिखाया जाएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे नाली व्यवस्था कैसी थी, जल निकासी प्रणाली व्यवस्था कैसी थी। तो उससे आप और अनुमान लगा सकते हो चीज़ों को देखते हुए, ठीक है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। ये ध्यान रखना चाहिए कि 2014 में पूरे भारत में CBSE के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नगर का विकास एक योजना के अनुसार किया गया था। नगर मतलब शहर, ध्यान रखना बच्चों, नगर का मतलब यहाँ से क्या है, शहर। नगर का विकास एक योजना के अनुसार किया गया था, और उस समय की जल निकासी प्रणाली उसका एक प्रमाण है। यानी अगर कहो ना कि उसकी एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, कि सबसे अच्छा उदाहरण क्या है हड़प्पा सभ्यता का, कि हाँ भाई वो शहर है, तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, उसका जल निकासी प्रणाली। ये अपने आप में बहुत ही गजब की चीज़ थी उस समय की। तो जो एक तरह से कहते हैं ना शरीर और आत्मा, तो अगर शरीर है नगर, हड़प्पा के नगर, तो उसकी जो आत्माएं हैं वो है जल निकासी प्रणाली। तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जो कि एक तरह से प्रतीक है कि ये नगर के विकास में, योजना में कितना ही महत्वपूर्ण रोल निभाती है जल निकासी प्रणाली। आगे बढ़ते हैं। प्रमाण ये हैं, शहर में सड़कों और गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति के में बनाया गया है। ये दोस्तों मैं पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ ग्रिड पद्धति क्या होती है, फिर भी समझ लीजिए कि ग्रिड पद्धति के, मान के चलो जैसे आपका घर है, मान के चलो ये गली है, इसके अगल बगल नाली होती है, और फिर आपके मकान होते हैं, ठीक है, ये वहाँ पे आपके मकान हैं, ठीक है, ये नाली है। अब ये नाली जो है क्या कहते हैं, गली के अगल बगल है। अब ये नाली जो है आगे चल के आपके जो रोड होगा ना, आगे चल के कट जाती है। आप देखोगे कि रोड से पे जो नाला होगा, आपकी नाली जो है आगे रोड पे नाले पे गिर जाती है, और जिस एंगल पे गिरती है वो 90 डिग्री का एंगल होता है। और ये जो 90 डिग्री का एंगल है इसे समकोण कहा जाता है, यानी इसे ही ग्रिड पद्धति कहा जाता है। तो कितना वेल प्लानिंग तरीके से इस चीज़ को सेटअप करा होगा, कितने बेहतर तरीके से नालियों का या इस जल को निकालने की जो प्रणाली लाई गई होगी, वो अपने समय की एक सर्वोच्च स्तर पर थी, जो आज तक हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, आपको समझ में आ ही रहा होगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जो शहर में जो गलियां थीं या जो नालियों की व्यवस्था थी, वो ग्रिड पद्धति से बनाई गई थी। कि कौन सी पद्धति से बनाई गई थी, ग्रिड पद्धति से बनाई गई थी। ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। एक समकोण पे मैंने बताया था ना
फिर से कि यहाँ पे गली है और यहाँ से आगे क्या कहते हैं आपका, आगे क्या कहते हैं, गली के आगे एक रोड जा रहा होगा और जो रोड है वो दूसरे आपकी गली जो है रोड को काटती है, जब काटती है तो यहाँ पे 90 डिग्री का क्या बनता है बच्चे, कोण बनता है। तो इसे ही क्या बोला जाता है, समकोण, जो कि 90 डिग्री का होता है। और इसी जब ये काटता है ना, इसी को ही क्या बोलते हैं बेटा, इसी को ही ग्रिड पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रिड पद्धति कहते हैं। तो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था। पहली बात देखो, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखना सुनना। पहले नालियों के साथ क्या बनाया गया है, गलियों को। पहले नाली बनाई गई है, पहले नाली, फिर बाद में गलियां, और फिर उसके अगल बगल क्या बनाए गए हैं, घर। आपको फिर से याद करवा रहा हूँ कि पहले नाली, फिर गलियां, फिर अगल बगल घर, नाली गली अगल बगल घर, ये इसका तरीका था। इसे ऐसे ही शहर को, जो भी जितने भी शहर आपको दिखेंगे ना हड़प्पा सभ्यता में, अधिकतर आपको ऐसे ही शहर आपको, ऐसे ही नगर आपको दिखेंगे कि गली है, फिर नाली है, फिर गलियां हैं, फिर उसके अगल बगल घर है, आवास यानी घर। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक है। आप भी देखते होंगे, आपका जो घर है ना, आपका घर भी एक नाली से सटा हुआ है और आपके घर का जो भी गंदा पानी है वो पाइप लाइन से उस नाली में चले जाता है, क्योंकि आपका घर नाली से सटा हुआ है। तो उस समय यानी हड़प्पा सभ्यता के समय में भी शहर ऐसे ही बने हुए थे, घर ऐसे ही बने हुए थे कि घर है, उसका एक जो पाइप होगा, जो गंदा पानी वाला होगा, वो नाली से लगा होगा, और वो गंदा पानी जो जितना भी घर का होगा वो नाली के थ्रू, उस पाइप के थ्रू नाली में जाएगा, और वो नाली जो है आगे रोड पे जाके काट देगी समकोण पे। उसे ही ग्रिड पद्धति कहा जाता है। तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था। ये समझ में आ गया। अब ये मैके को ध्यान में मत रखना कि किसके अनुसार ये क्या बोला गया है, इतना डिटेल नहीं पूछता है, आप इसे काट सकते हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निश्चित रूप से यह जल निकास प्रणाली अब तक की खोजी गई सर्वथा प्राचीन प्रणाली है। यानी सबसे पुरानी सिस्टम में, प्रणाली का मतलब होता है सिस्टम में से, जो कि पानी को निकालने वाली। जल निकासी का मतलब होता है पानी को निकालना, पानी को, जो घर का गंदा पानी होता है उसको पाइप के माध्यम से नाली में पहुंचाना या बहाना, उसे जल निकासी प्रणाली कहा जाता है। अब तक की खोजी गई सबसे प्राचीन प्रणाली है। इसके अंतर्गत हर आवास यानी घर को नालियों से जोड़ा गया था। मुख्य नाले गारे में जमाई गई ईंटों से बने थे। किससे बने हुए थे ये? जो भी नाले थे ना, वो गारे की जो नाले बनाए गए हैं ना, जहाँ पे ईंटें लगाई गई हैं, इन ईंटों के एक तरह से फिक्स करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया है? यहाँ पे गारे का इस्तेमाल किया गया है, जिससे ईंटें फिक्स हो जाएं। और ये गारा एक तरह से क्या होता था कि एक तरह से वाटरप्रूफ की तरह काम करता था। मुख्य नाले गारे में जमाई गई ईंटों से बने थे और उन्हें ऐसी ईंटों से ढका हुआ था जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सकता था। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। सेकंड, कुछ स्थानों पर ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टिका का भी प्रयोग होता था। किसका प्रयोग होता था? चूना पत्थर की पट्टिका का भी प्रयोग किया गया था। घरों की नालियां पहले एक होदी या मलकुंड में खाली होती थी। यानी जो घर की नालियां होती है ना, ऐसे सीवेज में या एक गड्ढा होता है, उसमें खाली होती है होदी यानी गड्ढा, जहाँ पे सारा गंदा पानी गिरेगा, जिसे मलकुंड कहते हैं। वहाँ पे खाली होता था, जिसमें ठोस पदार्थ जमा होता था। जो मल होता है वो जमा होता है और गंदा पानी गली की नालियों में बह जाता था। जो ठोस है वो गड्ढे के अंदर जम जाएगा, मतलब उसमें वहीं पे रह जाएगा, ठहर जाएगा, और जो पानी होगा वो आगे निकल जाएगा नालियों में। बहुत ही लंबे नालों में कुछ अंतराल के पश्चात होदियाँ बनाई गई थी। यानी बहुत लंबे नालों में क्या बनाई गई हैं? बहुत लंबे अंतराल के बाद होदियाँ, यानी एक तरह से गड्ढा बनाया गया है जहाँ पे ये जो पानी होगा वो ठहर सके। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा ये? बस खत्म होने वाला है। उल्लेखनीय बात यह है कि निवास प्रणाली छोटी बस्तियों जैसे कि लोथल में भी प्राप्त हुई हैं। यानी छोटी बस्तियां कहाँ प्राप्त हुई हैं? यहाँ कहाँ मिली हैं?
लोथल में भी यह मिली हैं, जहाँ पर आवासों के निर्माण के लिए तो कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, परंतु नालियों का निर्माण पकी ईंटों द्वारा किया गया है। यानी जो नालियाँ बनाई गई हैं वो किससे कैसी किन ईंटों से बनी हैं? पकी ईंटों द्वारा बनाई गई हैं। ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चंस देखते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। प्लीज़ दोस्तों, आपको ये जो चैनल है इसको सपोर्ट करना है अभय क्लासेस से, ताकि आपको ये और भी वीडियो अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये जो क्वेश्चंस है कहाँ तक समझ में आ रहा है, क्वेश्चन आंसर है या मेरा समझाना आपको कहाँ तक समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। फीडबैक प्लीज़ ज़रूर दें। अगर आपको लगता है कि कुछ कमी है या धीरे पढ़ाऊँ या फिर मैं और चीज़ों को एक्सप्लेन करके समझाऊँ तो प्लीज़ मुझे बताओ, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप थम्स अप कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों तक प्लीज़ शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कि पुरातत्वविद यानी फिर से वही यानी पुरानी वस्तु के जो जानकार, पुरानी वस्तु के जानकारों को पुरातत्वविद कहे जाते हैं। हड़याट समाज की सामाजिक अर्थ यानी हड़प्पा सभ्यता, हड़याट ये गलत हो गया, ये मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे होगा हड़प्पा। क्या बच्चे? हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा समाज की सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता लगाने के लिए सामान्यतः कई विधियों का प्रयोग करते हैं, जिनमें से निम्नलिखित हैं। यानी कहने की कोशिश क्या की जा रही है कि पुरातत्वविद हड़प्पा समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता किस प्रकार लगाते थे। जो पुरातत्वविद हैं, जो पुरानी वस्तु के जानकार हैं, उन्होंने कैसे पता लगाया कि हड़प्पा समाज में भी आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे भेदभाव था, अलगपन था, अंतर था। जैसे आज के टाइम पे देखो, अमीर गरीब है, समझ में आता है ना आपको। सोशल एक तरह से स्टेटस लोगों का अलग अलग होता है। तो इसी तरह से हड़प्पा सभ्यता में भी एक तरह से सोशल और इकोनॉमिकल जो स्टेटस था, जो भिन्नताएं थी, वो अलग अलग थी। तो ये कैसे पता लगाया? किनके द्वारा? ये पुरातत्वविदों के द्वारा। ये कमाल की बात है, ठीक है। तो वे कौन सी भिन्नताएं थी, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मैं ये समझा चुका हूँ कि पुरातत्वविद हड़प्पा समाज की सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं को पता लगाने के लिए सामान्यतः कई विधि का मतलब होता है तरीके, मेथड, लिख लो इसे। विधियों का मतलब क्या होगा? तरीके, ठीक है। आपको काम आएगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन वर्डों का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो इन विधियों का प्रयोग करते हैं जिनमें से निम्नलिखित हैं। तो वो कौन से तरीके हैं? तो वो निम्नलिखित है, जैसे शवाधानों का अध्ययन। किसका? शवाधानों का अध्ययन करा जाता था। शवाधान है क्या, आपको ये ध्यान रखना है। आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं। जैसे आज के टाइम में हम कब्रिस्तान को देखते हैं, जहाँ पे लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है अपने धर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग, जहाँ पे लोगों का अपने धर्म के अकॉर्डिंग अंतिम संस्कार किया जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता में भी कुछ ऐसे ही गतिविधियाँ थी, ऐसे ही क्रियाकलाप थे कि एक इंसान जब ख़त्म होता था तो उसको किस तरह से उसको आखिरी विदाई की जाती थी। शवाधान यानी शव को किस तरह से दफनाया जाता था। शवाधानों का अध्ययन करने से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है। पहला तो ये कि भाई शवाधान दो तरह के होते थे। एक शवाधान तो वो कि जहाँ पे जो अमीर घर का अमीर परिवार का एक सदस्य, अगर वो मरता है, बाई चांस वो मरता है, क्योंकि सबको मरना ही होता है, उस समय भी लोग मरते थे। तो जब वो मरेगा तो वह उसके मरने पर किन किन चीज़ों से उसको उसकी जो मृत शरीर था उसके साथ क्या क्या चीज़ें छोड़ी जाती थी, क्या क्या चीज़ें रखी जाती थी और कैसे दफनाया जाता था, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। और दूसरा तरीका ये था कि जो गरीब परिवार है, बेचारा वैसे ही गरीब है, उस पर कुछ खर्च करने लायक है ही नहीं, ऊपर से एक व्यक्ति घर पे मर भी गया है, तो अब क्या है, जिसका घर में खाने के लिए नहीं है, परिवार बहुत गरीब है, स्थिति समाज में बहुत कमज़ोर है, आर्थिक तौर पे कमज़ोर है, तो उसके पास क्या ही बचा है बेचारे का। वो तो क्या करेगा, गड्ढा खोदेगा, व्यक्ति को लिटाएगा, मिट्टी डालेगा और छुट्टी, ठीक है, यही सारी चीज़ें होंगी। तो दो तरह के यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी शवाधानों का किस तरह से यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता था। तो इसका अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है। शवाधान जो है गर्त की बनावट, ये गर्त नहीं है बेटा, गर्त है। क्या है? गर्त। यहाँ पे गर्त, ये वाला गर्त है, ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, यहाँ पे गर्त होना चाहिए, ठीक है। तो शवाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। जो गर्त का मतलब क्या होता है? गड्ढे, क्योंकि जब मृत शरीर को लिटाया जाएगा, जिस गड्ढे के अंदर लिटाया जाएगा, उनके गड्ढों की बनावट अलग अलग होती थी, भिन्न होती थी।
कभी कभी समाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से अलग होती थी, परंतु यह कहना कि विविधता सामाजिक भिन्नताओं का प्रमाण है कठिन है। फिर भी देखो, आप इस जितना भी मैं समझा रहा हूँ ना, कहीं पे आपको अनुमान, कहीं पे आपको अस्पष्ट ऐसे शब्द आपको क्वेश्चन के आंसर में दिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम इतिहास के उस कोने की बात कर रहे हैं जहाँ से भारत का इतिहास शुरुआत मानी गई है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम इतना कंफर्म क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उस समय की जो लिपि है ना, वो पढ़ी नहीं गई आज तक। तो जब लिपि नहीं पढ़ी गई तो जाहिर सी बात है ये जो जो चीज़ें मिल रही हैं ना, उसको देख कर उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करके ही अनुमान लगाया जा रहा है, तो चीज़ें स्पष्ट तो बिल्कुल नहीं है। तो सामाजिक भिन्नता का प्रमाण कठिन है, ठीक है, ये कह देना कि यही समाज का प्रमाण है कि यहाँ पे भिन्नता थी, ये कह देना कठिन है। स्त्री और पुरुष दोनों के शवाधानों से आभूषण प्राप्त हुए, चाहे पुरुष हो, फीमेल हो या मेल हो, जब जब उनका जो शवाधान किया जाता था तो उनसे क्या मिले हैं, आभूषण प्राप्त हुए हैं। जैसे शंख मिला है, जैस्पर मिले हैं, मनके मिले हैं, सैकड़ों सूक्ष्म मनके मिले हैं, आभूषण, तांबे, दर्पण, एक पुरुष की खोपड़ी के समीप तो शंख के 3 छल्ले मिले हैं, जैस्पर के मनके मिले हैं, सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना आभूषण मिला है। कहो कहो पर मृतकों के तांबे के दर्पण के साथ दफनाया गया था, यानी कुछ को तो मृतकों को जो शरीर था उनके साथ तांबे के दर्पण, यानी उस समय शीशे कैसे होते थे, वो तांबे के होते थे। आज तो आप देखते हो है ना, जो आज का जो शीशा होता है उस समय के शीशे से अलग होता था, क्योंकि हमें अपना रिफ्लेक्शन देखना होता था। तो उस समय के जो रिफ्लेक्शन देखता था तो इंसान उस समय तांबे के दर्पण में वो अपना रिफ्लेक्शन देखता था। तो उनके साथ, लाश के साथ, उस मृत शरीर के साथ एक तरह से दर्पण दफनाया जाता था जो कि तांबे का होता था। परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है हड़प्पा निवासियों के मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं करते थे। अब एक और चीज़ मैं बता दूं, जब हम किताब पढ़ते हैं ना तो आपको इसकी तुलनात्मक अध्ययन करते हैं दूसरी सभ्यता से। वो दूसरी सभ्यता है मेसोपोटामिया की, सॉरी मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता में आप जानते हो, आपने कोई शायद आपने द ममी मूवी देखी होगी, है ना। तो इजिप्ट में क्या परंपरा है कि जब कोई व्यक्ति मरता है ना तो उसके लाश के साथ, कोई राजघराने का व्यक्ति मरता है तो उसके मृत शरीर के साथ वस्तुओं को रखा जाता है, और ऐसी आभूषण जो सोने की हुआ करती थी, बहुमूल्य हुआ करती थी। तो कहने का मतलब, अगर हम तुलना करें, एक तरफ भारत की हड़प्पा सभ्यता, दूसरी तरफ इजिप्ट की सभ्यता, है ना, तो मिस्र की सभ्यता, तो भारत की हड़प्पा सभ्यता में कम आडंबर दिखता है किसकी तुलना में, मिस्र की सभ्यता की तुलना में। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। आगे बढ़ते हैं कि विलासिता की वस्तुओं की खोज में एक और चीज मिली है, जी हाँ, जिसे बोला जाता है फ्योंसे। क्या बच्चे, फ्योंसे भी बोला जाता है। फ्योंसे अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी। एक मिनट। तो फ्योंसे भी मिला था, जो कि ऐसा एक लघु पात्र था, मिट्टी का बर्तन था, जो कि मिलना बड़ा मुश्किल था, और जिनके पास होता था वो बहुत धनवान होते थे। जैसे आज के समय में देख लो, ऐसी चीज़ें जो मिलना बड़ा मुश्किल है परंतु जिनके पास मिलती है, वो एक तरह से संकेत करता है कि भाई ये लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा बहुत है, अपार है, और इनके पास ऐसी वस्तुएं हैं जो बहुत ही कम लोगों के पास होती है। तो ऐसी वस्तु जिनके पास होंगी, जो कि मिलना ही बड़ा मुश्किल है, तो जाहिर सी बात है वो व्यक्ति अमीर होगा। और जब अमीर होगा तो समाज में यही दिखाता है, यही चीज़ दर्शाती है कि अमीर हैं लोग, गरीब हैं। तो ये हड़प्पा सभ्यता, यानी जब से मनुष्य, यानी हड़प्पा सभ्यता से ही आप कह सकते हो कि अमीर गरीब का कॉन्सेप्ट वहीं से चलता आ रहा है अनुमानिक तौर पर। तो विलासिता की वस्तुओं की खोज हुई, इसके अंतर्गत पुराण वस्तुओं का अध्ययन किया गया, जैसे साधारण रूप में देखा जाए। ठीक है, एक मिनट, हाँ ठीक है। प्रयोग की जाने वाली उपयोग, साधारण रूप का मतलब जो हम आम जीवन में, रोजाना के जीवन में इस्तेमाल करते हैं, यानी अमीर हो गरीब हो सब उस चीज़ का तो इस्तेमाल करते हैं, जो सभी के लिए सामान्य तौर पर आराम से उपलब्ध होती हैं, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए तो सभी इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। साधारण का मतलब सब जो सभी के लिए उपलब्ध है। जैसे उनमें से क्या चीज़ें हो जाएंगी, जैसे कि चक्कियाँ, मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन, सुइयाँ,
झांवा समझ में आता है? झांवा वो होता है, आपने देखा होगा ना कि जो पैर होता है ना, जो तलवे होते हैं, पैर होते हैं, एक मिट्टी का एक ऐसी चीज़ आती है, मिट्टी से मिट्टी का एक पत्थर होता है, एक मिट्टी की एक संरचना होती है जिससे पैरों का महल निकाला जाता है रगड़ कर, तो उसे झांवा बोला जाता है। तो वो उस समय सभी के घरों में उपलब्ध था हड़प्पा सभ्यता के। परंतु कीमती और विलासिता को वस्तुएं कहीं कहीं मिलती थी, यानी जो कीमती वस्तुएं होती थी और जो विलासिता की वस्तुएं हुआ करती थी वो कहीं कहीं मिलती थी। जैसे विलासिता या दुर्लभ पदार्थों से बनी वस्तुएं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता जैसी बड़ी बस्तियों से प्राप्त हुई हैं। कहाँ से मिली हैं? बड़ी बड़ी बस्तियों से, हड़प्पा सभ्यता से। यानी ये ऐसे शहर हैं, जैसे आज के समय में देखो मुंबई हो गया, ठीक है, दिल्ली हो गया, बेंगलुरु हो गया, ऐसे शहर हैं जहाँ पे अमीर लोग रहते हैं, धन्ना साइड लोग रहते हैं। अमीर शहर भी है, अमीर लोग भी हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उस समय के हड़प्पा सभ्यता के जो सबसे अमीर शहर हुआ करते थे, अमीर नगर हुआ करते थे, वो कौन से हैं यहाँ पे है? वो शहर हैं यहाँ पे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बस्तियों से प्राप्त हुए हैं। यानी दुर्लभ पदार्थ, दुर्लभ यानी ऐसी पदार्थ जो मिलना बड़ा मुश्किल है यार, जिनके पास मिल भी रहा है ना वो बहुत कीमती होता है। तो जिससे ये पता चलता है कि भाई ये बंदा ये कीमती चीज़ खरीद सकता है, तो मतलब बहुत पैसे वाला है। तो समाज में ये पद दिखता भी है कि भाई कोई पैसे वाला है, कोई कम पैसे वाला है, कोई तो ऐसे हैं जिनके पास खाने के लाले हैं। तो यहाँ पे यानी हड़प्पा सभ्यता में एक तरह से सामाजिक विषमताएं थी, तो एक तरह से दर्शाई जा रही हैं, ठीक है। तो दुर्लभ वस्तु में कौन सी चीज़ें थी? वो था फ्योंस से। क्या बच्चे? फ्योंस। और फ्योंस जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बस्तियों से मिलता था। ये मैंने बताया ना, आज के दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु बहुत मेट्रो सिटी हैं, बहुत पैसे वाले शहर हैं। उस समय के हड़प्पा सभ्यता के भी पैसे वाले शहर कौन से हैं? धन्ना सेठ शहर कौन से हैं? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। जैसे फ्योंस से बने लघु पात्र। फ्योंस जो है एक मिट्टी का बना पात्र है, बर्तन है, यानी एक ऐसा बर्तन जिसकी मिट्टी वो लोकल एरिया में तो नहीं मिलती है, परंतु उस लोकल एरिया से बाहर से मिट्टी व फिर उसको बनाने में एक विशेष तरीके का इस्तेमाल किया जाता था, उससे बनती थी। तब ये मिट्टी से या उसको एक संरचना देकर फ्योंस फ्योंस नाम का एक क्या कहते हैं मिट्टी का बर्तन तैयार किया जाता था, जिसे फ्योंस कहा जाता है। तो उसका काम क्या था? उसमें एक तरह से जो सुगंधित द्रव्य है, यानी जिसमें घर के माहौल को एयर फ्रेशनर कह सकते हैं, उस समय का एयर फ्रेशनर या सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयोग होते थे। यानी द्रव्य पात्र, यानी कि ये ऐसा मिट्टी का बर्तन था जिसके अंदर सुगंधित द्रव्य यानी ऐसा लिक्विड था जो कि जो कि बहुत अच्छी स्मेल करता था, बहुत ही अच्छा फ्रेगनेंस या आप कह सकते हैं एयर फ्रेशनर का काम करता था। तो ये उसके लिए इस्तेमाल किया जाता था फ्योंस। ध्यान रखना बच्चे, फ्योंस क्या है? एक दुर्लभ वस्तु है जिसका मिलना एक तरह से क्या है, एक तरह से विलासिता की वस्तुओं का प्रतीक है, जिसमें सुगंधित द्रव्य यानी सुगंधित लिक्विड एक तरह से जहाँ से महकता हो ऐसा द्रव्य इसमें रखा जाता था। मुख्य रूप से मोहनजोदड़ो हड़प्पा से ही प्राप्त हुए हैं। यानी फ्योंस आपसे एक नंबर में पूछ सकता है कि ये जो दुर्लभ वस्तु है, ये दुर्लभ जो बर्तन है फ्योंस जिसे कहते हैं, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, हड़प्पा से ही प्राप्त हुए हैं। सोना भी आजकल की तरह कीमती व दुर्लभ था। देखो दो चीज़ें हो गई यहाँ पे, तीन चीज़ें सॉरी। एक तो शवाधान हो गया। शवाधान भी दो तरीके से होता था, अमीर और गरीब। अमीरों के पास पैसा होता था तो वो जो अपने परिवार का व्यक्ति, जो जिस अमीर परिवार का व्यक्ति मरता था तो उसके साथ सामान भी मरते साथ देता था, रख देता था। अब दूसरा क्या है कि यहाँ पर फ्योंस जो फ्योंस है ना बेटा, और सॉरी, एक गरीब होता तो गरीब है तो बेचारा क्या ही मरे हुए व्यक्ति के साथ क्या ही रखेगा, वो तो गड्ढा खोदेगा, बंदे को लेटाएगा, मिट्टी डालेगा, खत्म कहानी। उसके लिए तो यही जीवन है, क्योंकि उसके पास तो पैसे की कमी है इसलिए वो गरीब है। तो दो तरह के वहाँ पे गर्द या क्या कहते हैं वो शवाधान हुए होते थे। और दूसरा क्या था जो प्रतीक था किसका? समाज की भिन्नताओं का। दूसरा प्रतीक था कि ऐसी दुर्लभ वस्तुएं जो सबके पास न होकर कुछ के पास थी, ठीक है। जैसे उनमें से एक है फ्योंस। फिर उसके बाद है सोना। क्या बच्चे यहाँ पे बात चलेगी अब सोने की भी। फ्योंस हो चुका है, अब सोने की बात चलेगी यहाँ पे, यानी गोल्ड, ठीक है। तो गोल्ड भी एक तरह से दुर्लभ हुआ करता था, सोना भी आजकल की तरह कीमती और दुर्लभ था। अच्छा एक और बात बता दूं, हड़प्पा सभ्यता में दक्षिण भारत से सोना मंगाया जाता था। एक टोली आती थी हड़प्पा सभ्यता से, कुछ लोगों की एक टोली आती थी दक्षिण भारत की तरफ, खास तौर पे आप कह सकते हो कर्नाटक, जहाँ पे सोनगिरी के पहाड़ हैं,
उस एरिया में जाते थे और वहाँ के लोगों से उनके थोड़े से कांटेक्ट होते थे, जिसके माध्यम से वो सोना वहाँ से लेकर, देखो हड़प्पा सभ्यता के लोकल जगह से तो नहीं मिला सोना, बाहर से मंगाया जा रहा है। जो चीज़ बाहर से मंगाई जा रही है वो अपने आप ही महंगी होगी, तो जाहिर सी बात है ये चीज़ दुर्लभ भी होती हैं और कीमती भी होती हैं, इसलिए हड़प्पा के स्थलों से ही प्राप्त हुआ। इस प्रकार पुरातत्वविद हड़प्पई समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं की जानकारी समाधान की प्रक्रिया है। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ गई है। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मैं समझा पा रहा हूँ। अगर आपको ये लेसन समझ में ये क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ इस पर आप लाइक कीजिए, प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, आपके ऊपर ही है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, समाज में शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्यों की चर्चा कीजिए। अच्छा, ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, शासक। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता में ये अनुमान आज तक हम लगा नहीं पाए कि क्या वहाँ पे कोई शासक था, क्या वहाँ पे कोई पुजारी था, क्या वहाँ पे कोई राजा पुरोहित था, कौन था, आखिर कौन था जो हड़प्पा सभ्यता में इतने बड़े बड़े और इतने एक जैसे दिखने वाले घर या शहर बना रहा है, कौन था जो जल निकासी प्रणाली बना रहा है, कौन था जहाँ की ईंटों का आकार एक जैसा है। कोई ना कोई तो इनके पीछे मास्टरमाइंड होगा जिसका एक दिमाग है। जब एक दिमाग होगा तो वो सारे काम भी एक जैसे करवा रहे हैं। तो इनके पीछे ये बताने की ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या समाज में हड़प्पा सभ्यता के समाज में शासकों द्वारा दिए जाने वाले संभावित कार्यों की चर्चा कीजिए। तो ये क्वेश्चन फिर से समझ लो, समाज में शासकों के द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्यों की चर्चा कीजिए। मैं यही अभी पहले भी आपने पढ़ चुके हो कि भाई किस प्रकार से वहाँ पे जल निकासी प्रणाली हुआ करती थी, किस प्रकार से वहाँ पर जो शहर बनाए गए थे वो बहुत ही गजब तरीके से बनाए गए थे। ऐसा लगता है कि इसके पीछे एक मास्टरमाइंड का हाथ होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जिसका आंसर सेम है। ठीक है, कि पुरातात्विक विवरण, जो भी पुरातात्विक विवरण है, यानी जो पुरानी वस्तुओं से संबंधित जो भी विवरण दिया गया है, जो बातें बताई गई हैं, वो केंद्र सत्ता के लिए कोई त्वरित उत्तर नहीं देता। यानी कहने का मतलब क्या है कि कोई जो पुरातात्विक विवरण है, यानी पुरानी वस्तुओं से संबंधित जो भी बातें बताई गई हैं, वो केंद्र सत्ता के लिए, यानी जो उस समय कोई ना कोई तो एक अथॉरिटी रही होगी, कोई ना कोई तो ऐसा कोई मैनेजमेंट रहा होगा, कोई ना कोई ऐसा ऑफिसर रहा होगा जो एक तरह से इस जो हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो वेल प्लान तरीके से जो शहरों को सेटअप किया गया है, वहाँ पे नालियाँ बनाई गई हैं, जो भी चीज़ें बनाई गई हैं, वो एक तरह से लगता है कि हाँ यहाँ पे कोई ना कोई केंद्र में बैठा हुआ है, केंद्र के अंदर सत्ता संभाले हुए है, एक व्यक्ति हो सकता है। क्योंकि सारी चीज़ें सेम होना हड़प्पा सभ्यता में, ये एक से अधिक, मान के चलो आपसे ही मैं क्वेश्चंस करता हूँ कि एक से अधिक व्यक्ति होते तो क्या सभी जगहों की, हड़प्पा सभ्यता की सभी जगहों की ईंटें के जो अनुपात है वो अलग अलग होता या एक जैसा होता? तो आपका जवाब भी यही होता कि अलग अलग होता, क्योंकि हर किसी का विचार सोच अलग अलग तरीके से काम करता है। परंतु आपको ये ध्यान रखना है कि हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का अनुपात, ये ध्यान रखना, ईंटों का अनुपात एक जैसा मिल रहा है। वहाँ पे नालियाँ व्यवस्था, जो जल निकासी प्रणाली है, वो एक जैसी दिख रही है। तो आपको लगता नहीं कि कोई एक केंद्र में बैठा हुआ है जिसके पास सत्ता है, जो फैसले कर रहा है ऊपर से बैठे बैठे, और पूरे जो क्या कहते हैं हड़प्पा सभ्यता के अंदर उसे इम्प्लीमेंट या लागू किया जा रहा है। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन है कि इसका त्वरित उत्तर नहीं देता, यानी इसका एकदम से फास्ट ट्रैक एग्जाम्पल नहीं देता। इसका विश्लेषण कीजिए, क्वेश्चन मार्क। ये ऑल इंडिया लेवल पे 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। जितने भी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये करवा चुका हूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित ही हैं, आपको इस पर बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। हड़प्पई समाज में शासकों के द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्य निम्नलिखित हैं। हड़प्पई समाज में शासकों द्वारा जटिल फैसले लिए गए हैं। जो भी शासक रहे होंगे, राजा पुरोहित या राजपुरोहित, राजा भी होते हैं, माना जा रहा है कि भाई हो सकता है हड़प्पा सभ्यता में राजा भी रहे हों। माना ये भी जा सकता है कि पुरोहित यानी पंडित, प्रीस्ट जो होते हैं, पुजारी जो होते हैं, उनका शासन रहा हो। तो यह राजा हो सकता है, कोई पुजारी हो सकता है। तो इनके जो जटिल फैसले हैं ना, उनको कार्यान्वित का मतलब होता है बेटा लागू करना, इम्प्लीमेंट करना। इसे लिख लो, नोट डाउन कर लो, ये शब्द आते हैं। कार्यान्वित का मतलब क्या होता है? लागू करना।
तो लागू किए जाते थे। यानी जो हड़प्पा समाज में जो शासक होगा, जो फैसला ले रहा है, उसे लागू किया जाते थे। जैसे हड़प्पा पुरानी वस्तुओं में असाधारण एक रूपता को शासक के द्वारा ही निश्चित करके लागू किया गया होगा। भाई एक रूपता है, यानी सारी चीजें एक जैसी दिख रही हैं, नाली व्यवस्था एक जैसी है, ईंटें एक जैसी हैं, शहरों का स्थापना एक जैसी हैं। तो असाधारण तौर पे आपको ये समझ में आएगा कि सभी चीजें एक जैसी दिख रही हैं, एक रूपता दिखती है, यानी उनकी जो रूप है वो एक जैसा ही दिखता है। तो आपको ये नहीं लगता है कि एक शासक रहा होगा इन सबके पीछे? कोई ना कोई एक शासक रहा होगा, कोई ना कोई एक मास्टरमाइंड रहा होगा। चाहे वो शासक हो, शासकों में राजा हो सकता है, या तो वो, या फिर वो पुरोहित हो सकता है। पुरोहित यानी पंडित पुजारी, ठीक है। तो शासकों द्वारा निश्चित करके लागू किया गया होगा। मृद भांडों, मिट्टी के बर्तनों, ईंटों, मोहरों, बांटों आदि में एक रूपता शासकों द्वारा लाई जा सकती थी। किसके द्वारा लाई जा सकती थी? शासक। क्योंकि आपको लगता नहीं है कि ईंट एक जैसी है, मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन की बनावट भी, उनकी संरचना भी एक जैसी है, मोहर जो पाई गई वो भी एक जैसी, बाट जो है चट पत्थर से बनाए जाते थे, उनकी जो आकृति नीचे, मतलब जो भी इसकी शेप हुआ करती थी, जो भी उस पर छाप थी या नहीं थी, वो एक जैसी दिखती थी। इनकी एक रूपता ये बताता है, ये इंडिकेट या ये सूचक है कि भाई कोई ना कोई एक व्यक्ति हो सकता है, कोई ना कोई केंद्र में बैठा हो सकता है जो फैसला कर रहा है कि भाई ये सारी चीज़ें एक जैसी होनी चाहिए, उनमें एक रूपता होनी चाहिए। ईंटों का उत्पादन एक स्थान पर न होने के बावजूद समानता थी। देखो ईंटों का, आप देखोगे ईंटों के भट्टे जो होते हैं वो जगह जगह थे हड़प्पा सभ्यता में। आज भी आपने सुना ही होगा ईंटों के भट्टे होते हैं। तो जो हड़प्पा सभ्यता में थे, हड़प्पा सभ्यता वाले जो ईंटों के भट्टे थे, जो ईंटों का निर्माण होता था, उसमें खासियत ये थी, चाहे अलग अलग स्थान पे क्यों ना हो, परंतु उन ईंटों का निर्माण, उसका आकार, उसकी चौड़ाई, लंबाई, वो सब एक जैसी थी। मैंने पिछले लेसन में बताया भी है इसके बारे में, ठीक है। तो ये सब आपको एक लगेगा कि भाई इसके पीछे कोई एक व्यक्ति का माइंड लग रहा है, कोई एक ऑफिसर होगा, कोई एक किंग होगा, कोई ऐसा पृष्ठ हो सकता है, कोई पुजारी हो सकता है जो एक तरह से फैसले ले रहा है, कोई मैनेजर है जो एक ही तरीके के फैसले ले रहा है। आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन का आंसर? ईंटों का उत्पादन एक स्थान पर न होने के बावजूद समानता थी। अलग अलग ईंटों के भट्टे थे, परंतु ईंटों की बनावट एक जैसी थी, समान थी। इस प्रकार श्रम संगठन की आवश्यकता थी। श्रम संगठन का मतलब होता है कि जो भाई लेबर्स की जरूरत थी ना, लेबर की जरूरत थी। यह सभी जटिल कार्य शासक द्वारा ही किए जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। प्रासाद का मतलब होता है राजमहल, ठीक है। और शासक यद्यपि सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोगों के विषय में कोई प्रातात्विक प्रमाण नहीं मिलता है, ये कहने की कोशिश कर रहा है। ना ही राजमहल के बारे में, राजमहल या राजमहल में रहने वाले शासक होंगे या फिर पुरोहित होंगे या राजपुरोहित होंगे, इसके बारे में कोई प्रातात्विक प्रमाण यानी पुरानी वस्तुओं से संबंधित कोई भी ऐसे सबूत नहीं मिल रहे हैं कि कोई शासक होगा या फिर कोई पुरोहित होगा। इसके कोई सबूत नहीं मिले, परंतु फिर भी निम्नलिखित जानकारियां प्राप्त होती। जैसे एक मत के अनुसार पुरातत्वविदों ने, पुरातत्वविद का मतलब होता है पुराने वस्तु के जानकारों ने, मोहनजोदड़ो से मिले एक विशाल भवन को प्रासाद की संज्ञा दी है। एक बहुत बड़ा विशाल भवन यानी एक बड़ी इमारत दिखी है, बहुत बड़ा इमारत है, उसे पुरातत्वविदों यानी पुरानी वस्तु के जो जानकार हैं, उन्होंने उस पुरानी जो क्या कहते हैं विशाल जो भवन मिला है ना, उसे प्रासाद की संज्ञा दी। प्रासाद का मतलब क्या होता है बच्चे? प्रासाद का मतलब होता है महल। क्या बच्चे? राजा का महल हो सकता है। तो यानी जो विशाल भवन मिला है वो क्या है बच्चे? वो हो सकता है कि वह महल हो सकता है। ये एग्जैक्टली कुछ नहीं है, पक्का कुछ नहीं है, अनुमान पे गाड़ी चल रही है यहाँ पे। परंतु इससे संबंध कोई भव्य वस्तु नहीं मिली, यानी कोई ऐसी, अच्छा महल होगा तो उसके अंदर भाई जाहिर सी बात है राजा है, तो राजा होगा तो उसमें भव्य यानी ऐसी चीजें होंगी कि हाँ भाई राजा को जो देखे तो अच्छा लगे। तो ऐसी महल के अंदर कोई ऐसी लुभावनी वस्तुएं नहीं है। तो आप कैसे कहोगे कि भाई एक बड़ा ढांचा तो खड़ा है परंतु उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो लुभावने वाली जैसे लगे, ऐसी चीज नहीं है जो महंगी लगे। तो ऐसी चीजें नहीं मिली हैं, तो फिर ये भी एक शक अपने आप में पैदा करता है कि चलो ठीक है, जो प्रासाद मिला है, जो एक विशाल भवन है, वहाँ पे कोई ऐसी भव्य चीज नहीं मिली है, शान शौकत से संबंधित कोई चीज नहीं मिली है। तो ये कैसा राजमहल है? ये अपने आप में भी सवाल खड़े करता है। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा
की संज्ञा दी गई है। आप अपने बुक के लेसन में देखोगे एक राजा, एक मूर्ति दिखेगी पुरोहित राजा की, ठीक है। तो पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है, एक पत्थर की मूर्ति है, उसे किसकी संज्ञा दी गई है? पुरोहित राजा। ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे, ठीक है। पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है, ठीक है। और यह नाम आज भी प्रचलित है, किस नाम से? पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है, आज भी काफ़ी पॉपुलर है, प्रचलित है। क्योंकि पुरातत्वविद यानी पुरानी वस्तु के जानकार मेसोपोटामिया के इतिहास और वहाँ के पुरोहित राजाओं से परिचित थे। यानी मेसोपोटामिया के, अच्छा मैं आपको बता दूं, एक तरफ हड़प्पा सभ्यता और दूसरी तरफ मेसोपोटामिया सभ्यता, ये एक ही समय में चलने वाली सभ्यताएं थी। समझ में आ रहा है? तो मेसोपोटामिया आ जाए और हड़प्पा सभ्यता आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मेसोपोटामिया के समकाल यानी उसी समय के दौरान हड़प्पा सभ्यता थी और हड़प्पा सभ्यता के दौरान मेसोपोटामिया सभ्यता भी थी। क्योंकि पुरातत्वविद मेसोपोटामिया के इतिहास और वहाँ के पुरोहित राजाओं से परिचित थे। आपने शायद 11वीं क्लास, शायद क्या पक्का ही पढ़ के ही आए होगी मेसोपोटामिया के बारे में, 11वीं क्लास के अंदर पढ़ा होगा, मेसोपोटामिया की जानकारी आपने अच्छे से ली होगी। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि पुरातत्वविद मेसोपोटामिया के इतिहास और वहाँ के पुरोहित राजाओं से परिचित थे। क्योंकि मेसोपोटामिया की जो लिपि है वो पढ़ी जा चुकी है, उस जब जो चीज़ पढ़ी जा चुकी है तो उससे संबंधित जो भी जानकारी है वो आराम से मिल सकती है। यानी मेसोपोटामिया की जानकारी आराम से मिल चुकी है, क्योंकि वहाँ की सभ्यता की जो लिपि है ना वो पढ़ी जा चुकी है। यही समानता उन्होंने सिंधु क्षेत्र में भी ढूंढी, परंतु यहाँ पे उल्लेखनीय है कि हड़प्पा सभ्यता में अनुष्ठानिक प्रथाएं अभी तक समझी नहीं जा सकी है। अनुष्ठानिक प्रथाएं, अनुष्ठानिक प्रथाएं समझ में आता है? मैं समझाता हूँ। अनुष्ठान का मतलब होता है कि धार्मिक क्रियाकलाप करना, पूजा हवन यज्ञ करना, ये होता है अनुष्ठान। क्या बच्चे? अनुष्ठानिक प्रथाओं का मतलब क्या होता है? यज्ञ हवन पूजा पाठ ये सब करना ही अनुष्ठानिक प्रथाएं कहलाया जाता है। तो इससे संबंधित अभी तक समझ ही नहीं जा सकी है, यानी अनुष्ठानिक प्रथाओं से संबंधित ये चीज़ें समझी नहीं जा सकी हैं। उनका निष्पादन करते थे, उनके पास राजनीतिक सत्ता थी या नहीं थी, प्रमाणिक नहीं है। यानी कहने का मतलब कि क्या हड़प्पा सभ्यता लोग अनुष्ठानिक प्रथाएं निभाते थे या नहीं निभाते थे? निष्पादन का मतलब होता है परफॉर्मेंस करना, क्या वो परफॉर्म करते थे अपनी धार्मिक क्रियाकलापों को लेकर? इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। क्या वो राजनीतिक सत्ता थी उनके पास? किसी के पास राजनीतिक सत्ता थी? इसकी कोई जानकारी प्रमाणित तौर पर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ एक तरह से अनुमान पे चल रही है। आपको ध्यान रखना है जब आप हड़प्पा सभ्यता का लेसन पढ़ते हो या क्वेश्चन आंसर भी पढ़ते हो, तो ये दिमाग में बिठा के चलो कि अनुमान पे आधारित एक लेसन है, जिस पे आपको अनुमान के आधार पर ये आंसर बताए जा रहे हैं। ठीक है बच्चे, आगे दूसरे मत के अनुसार कुछ पुरातत्वविदों का विचार है कि हड़प्पा समाज में शासक नहीं थे। क्या नहीं थे बेटा? कुछ विचारक कहते हैं कि भाई हड़प्पा सभ्यता में तो शासक यानी राजा नहीं थे और सभी की सामाजिक स्थिति समान थी। यानी कुछ पुरातत्वविद यानी पुरानी वस्तु के जानकार कह रहे हैं कि भाई नहीं, हड़प्पा सभ्यता में कोई राजा वाजा नहीं थे और ना ही हड़प्पा सभ्यता के समाज में कोई भिन्नताएं थी, ना ही कोई अमीर था ना ही कोई गरीब था, सब समान थे। ऐसा कुछ लोगों का मानना है। एक अन्य विचार के अनुसार कुछ पुरातत्वविदों का यह भी विचार है, क्या बच्चे? कुछ पुरानी वस्तु के जो जानकार हैं यह भी मानते हैं कि हड़प्पा समाज में एक नहीं बल्कि कई शासक थे। यानी कुछ लोगों का क्या मानना है कि हड़प्पा समाज में एक शासक न होकर एक से अधिक शासक या राजा हुआ करते थे। जैसे मोहनजोदड़ो हड़प्पा में अलग राजा होते थे। कुछ के अनुसार यह एक ही राज्य था। क्या बच्चे? हड़प्पा सभ्यता एक ही राज्य था, क्योंकि पुरानी वस्तुओं में असमानता ईंटों के आकार में निश्चित अनुपात तथा बस्तियों के कच्चे माल के स्रोतों के समीप संस्थापित होता है। यानी कुछ क्या मान रहे हैं, ये थोड़ा सा सत्य के थोड़ा निकट दिखता है तो इसलिए ज़्यादा इसकी मान्यता प्रचलित है। कहने का मतलब क्या है कि जो सच्चाई के ज़्यादा निकट होगा उस अनुमान सच्चाई के सबसे ज़्यादा निकट होगा उस अनुमान को मान लिया जाता है। तो कहने का मतलब क्योंकि एक जैसी ईंटें मिल रही हैं, एक जैसी वहाँ पे मृदभांड मिल रहे हैं, एक जैसे वहाँ पे क्या कहते हैं मोहरें मिल रही हैं, सिक्के मिल रहे हैं, मृदभांड मिल रहे हैं, वहाँ पे चट पत्थर से बने बाट मिल रहे हैं, ईंटें मिल रही हैं, एक जैसी जल निकास प्रणाली एक जैसी मिल रही है। तो ये कहने का मतलब कि जब एक जैसी एक मिल रही है तो हो सकता है वहाँ पे एक ही राजा हो और वो एक राजा अच्छा मैनेजर है, अपने आप में अच्छा मैनेजमेंट करता है, तो उसने एक जैसी सारी वस्तुओं का निर्माण करा है। तो सबसे ज़्यादा निकट जो अनुमान है वो ये लास्ट वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा
दिखता है कि भाई कुछ के अनुसार ये एक ही राज्य था, क्योंकि पुरानी वस्तुओं में समानता थी। ईंटों के आकार में निश्चित अनुपात था, बस्तियों के कच्चे माल के स्रोतों के समीप संस्थापित होना उनके प्रमाण हैं। अभी तक अंतिम परिकल्पना यानी हाइपोथेटिकल यानी हाइपोथेटिकल का मतलब होता है कि कल्पना करना, ठीक है, इमेजिनेशन करना, कि इमेजिनेशन की गई है, युक्ति युक्त संगत प्रतीत होती है। यानी ये जो परिकल्पना है ना कि भाई एक मैनेजर होगा या एक व्यक्ति होगा जो सारी चीज़ें एक जैसी बना रहा है, ये लगता है कि सबसे ज़्यादा अनुमान, ये जो अनुमान है सच्चाई के ज़्यादा निकट दिखता है, ये युक्ति संगत दिखता है, ये विवेकपूर्ण तरीके से हम कह सकते हैं कि ये प्रतीत सही दिखता है। क्योंकि यह संभव नहीं लगता कि पूरे के पूरे समुदाय के द्वारा इकट्ठे जटिल निर्णय लिए जाएं। जाहिर सी बात है, एक बार बताइए ना, मैं फिर से वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि एक सभी चीज़ों में एक रूपता, एक जैसी ही चीज़ें मिल रही हैं, तो आपको लगता है कि ये अलग अलग व्यक्तियों की सोच होगी? नहीं, अलग अलग व्यक्ति होंगे या अलग अलग शासक या मैनेजर या कोई पुरोहित राजा हो, तो जाहिर सी बात है उनके विचार भी घर बनाने से संबंधित, ईंटों के निर्माण से संबंधित, जल निकासी प्रणाली से संबंधित अलग अलग ही होंगे। क्योंकि यहाँ पर सब चीज़ें एक जैसी लग रही है, तो लगता यही है कि भाई एक ही व्यक्ति होगा जो इस सभ्यता के अंदर एक रूपता ला रहा है। तो ये अनुमान सत्य के ज़्यादा निकट दिखता है। तो ये अनुमान सबसे बढ़िया लगता है। पूरे समुदाय द्वारा इकट्ठा जटिल निर्णय लिए गए, लागू किए जाते होंगे। इस प्रकार पुरातात्विक विवरण हड़प्पा सभ्यता के केंद्र सत्ता के लिए कोई त्वरित उत्तर नहीं दे पाता। तो दोस्तों, आपका ये कैसा लगा लेक्चर? अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। 5 क्वेश्चन से बहुत धांसू तरीके से समझाया मैंने आपको। मेरा नाम धांसू सर तो नहीं है प्लीज़, परंतु आपको समझाने का तरीके में मैंने बहुत ज़्यादा जोर लगाया है। 5 क्वेश्चंस को इस तरह से दिखाया है कि ऐसे 50 क्वेश्चंस और निपटा सकते हो, छोटे छोटे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ बताइए, अपना फीडबैक दीजिए, प्लीज़ कुछ कीजिए। धन्यवाद।